Hello friends, welcome to the second video for UPSC preparation and general studies। जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि हमारा जो सेकंड वीडियो होगा वो 15th फाइनेंस कमीशन की जो हाल ही में रिकमेंडेशंस आई हैं उन पे होगा। मुझे लगता है यह टॉपिक आपके जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़, साथ ही साथ आपके प्री मेंस एंड इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हर 5 साल में एक बार आती हैं और हाल ही में 15वीं फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की हैं। तो आइए चलते हैं, क्या वो रिकमेंडेशंस हैं, क्या 15th फाइनेंस कमीशन है, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन में क्या डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है टैक्स डेवल्यूशन में। टैक्स डेवल्यूशन का मतलब कि स्टेट्स को जो ओवरऑल टैक्स है उसमें से कितना कितना हिस्सा किन किन फैक्टर्स की वजह से मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस न्यूज़ में हाल ही में क्यों आई। अभी जो यूनियन बजट पेश हुआ पिछले महीने, उसमें 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो कि कवर करती हैं 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, क्योंकि 5 साल की रिकमेंडेशंस हैं, इन रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट के सामने रखा गया। ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली क्योंकि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ही डिसाइड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कितना पैसा मिलेगा, जो टैक्स कलेक्ट होता है टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें से सेंटर और स्टेट का कितना कितना हिस्सा बनता है, किस किस आधार पे वो हिस्सा बनता है, डिफरेंट स्टेट्स को कितना उसमें से हिस्सा मिलेगा और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इस बार गेन करेंगे और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इस बार लूज़ करेंगे। ग्रांट्स कितनी मिलेंगी सेंटर से, क्या बेसिस रहेगा, एंड इसमें ब्रॉड गाइडलाइंस भी शामिल होती हैं कि अगर किसी को पैसा बाहर से बोरो करना पड़े मीडियम टर्म में तो उनको किन गाइडलाइंस के तहत स्टेट और सेंटर द्वारा बोरो किया जा सकता है। इससे पहले कि हम 15th फाइनेंस कमीशन की डिटेल्स में जाएं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंस कमीशन है क्या। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1951 आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कॉन्स्टिट्यूट की, और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को डिफाइन करना। मतलब कि सेंटर और स्टेट के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, टैक्स डिवोल्यूशन हैं, ग्रांट्स हैं, एट्सेट्रा, ये सारे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से गवर्न होते रहे हैं और होते रहेंगे। जो 15th फाइनेंस कमीशन है या 15वां वित्त आयोग है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2017 में NK सिंह के चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूट किया था। इसकी जो रिकमेंडेशंस है, जैसा अभी मैंने बताया, वो 2021-22 से 2025-26 तक लागू रहेंगी, प्रभावी रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाया जाता है और इसका जो आर्किटेक्चर होता है उसमें एक चेयरमैन होते हैं और उन्हीं के साथ 4 बाकी मेंबर्स होते हैं। पूरा फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन का मैंडेट है, उस मैंडेट के हिसाब से रिकमेंडेशंस वर्कआउट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है और उसी के आधार पे फिर जो सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वो डिफ़ाइन किया जाता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें, जैसा मैंने कहा कि अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन गठित होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ओनस है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ उसके 2 साल के अंदर अंदर और उसके बाद हर 5 साल या उससे पहले, जैसा कि देश को आवश्यकता लगे, प्रेसिडेंट को आवश्यकता लगे, एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा जिसमें कि एक चेयरमैन होंगे और उनके साथ 4 और मेंबर्स होंगे। ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगी और उसी के हिसाब से जो ग्रांट, टैक्स
एंड शेयर डेवोल्यूशन है वो निर्धारित किया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसमें पार्लियामेंट को ये अधिकार दिए हैं, ये राइट्स दिए हैं कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन होंगे जो कि फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं उनको पूरे करने होंगे। साथ ही साथ क्या वो प्रोसीजर होंगे जिनके तहत फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबर्स की नियुक्ति की जा सकती है। अगला नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके और मेरे माइंड में वो ये है कि 15th फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूएंट करने के बाद इसके फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो फाइनेंस कमीशन ही ये रेकमेंड करता है कि जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में वो टैक्सेस किस तरीके से डिवाइड होंगे। मतलब मान लीजिए अगर 20 लाख करोड़ के टैक्सेस टोटल इकट्ठे हुए तो 20 लाख करोड़ में से सेंटर कितना टैक्स रखेगा, स्टेट्स को कितना टैक्स जाएगा, किस किस बेसिस पे वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये सारी रिकमेंडेशंस जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती हैं उसी के हिसाब से जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है और जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, नगर पंचायत हैं, म्यूनिसिपल कमीशंस हैं, उनको भी पैसा किस किस आधार पे कितना कितना किन रूल्स के तहत दिया जाना है वो भी फाइनेंस कमीशन ही स्टेट्स को रेकमेंड करता है। ये रेकमेंडेशन देते वक्त जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती हैं उनकी रेकमेंडेशन को जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है, फॉर एग्जांपल 15th फाइनेंस कमीशन, वो कंसिडर करते हुए अपनी रेकमेंडेशंस को फाइनल करता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 जो कि मूल एक्ट है फाइनेंस कमीशन को गवर्न करने वाला, इसको स्ट्रक्चर दिया हुआ है ताकि जो फाइनेंस कमीशन की फंक्शनिंग है हमारे देश में, इंडिया में, जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके अनुरूप इसको संचालित किया जा सके। और इस एक्ट के तहत ही वो रूल्स जिसमें डिसाइड होता है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होंगे, किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है कमीशन के मेंबर्स का, कैसे अपॉइंट हो सकते हैं, क्या उनकी टर्म रहेगी, क्या उनकी एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या क्या मेंबर्स और चेयरमैन की पावर्स होंगी, ये सभी इस एक्ट के थ्रू डिसाइड होता है। अगर हम मोटे तौर पे देखें, और ये एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं उनकी मोटे मोटे तौर पर क्या क्वालिफ़िकेशंस और क्या एलिजिबिलिटी होती है। इसमें 4 क्वालिफ़िकेशंस मूल रूप से निकल कर आती हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिफ़िकेशन है कि जो भी व्यक्ति फाइनेंस कमीशन का मेंबर या चेयरमैन बनेगा वो या तो पहले से या क्वालिफाइड हो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, उस व्यक्ति को जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस और अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज हो, उस व्यक्ति को अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा अनुभव हो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर्स में, मतलब अच्छा प्रशासनिक और वित्तीय चीज़ों में उस व्यक्ति को अच्छा एक्सपर्टीज़ हो और उसी के साथ पहले अच्छा अनुभव हो। साथ ही साथ उस व्यक्ति को इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की अच्छी नॉलेज ज़रूरी है। सो ये 4 मोटे मोटे क्राइटेरिया हैं जिसको गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ध्यान में रखते हैं और उसी के अनुरूप फाइनेंस कमीशन का हर 5 साल या 5 साल से पहले जैसा ज़रूरत महसूस होती है उसके हिसाब से गठन किया जाता है। मुझे लगता है अब टाइम आ गया है जो इस बार के फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, जो कि 2021 जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे और 2026 तक वो रिकमेंडेशंस लागू होंगी। जो फाइनल रिपोर्ट थी फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन की, वो बजट के साथ 1 फरवरी 2021 में रखी गई। और अगर हम मोटे मोटे तौर पर उन रिकमेंडेशंस को डिवाइड करें तो 5 बड़े हेडर्स बन सकते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है
कि स्टेट्स को सेंट्रल टैक्सेस में से कितना पैसा मिलेगा, कितना शेयर होगा स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस में से। दूसरा होगा वो कौन कौन से मानक हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है जिनके तहत वो जो पैसा मिलेगा स्टेट्स को वो दिया जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है कि जो ग्रांट्स होती हैं सेंटर देता है स्टेट्स को, वो ग्रांट्स क्या क्या होंगी, क्या उनका आधार होगा। ग्रांट्स वो पैसा होता है जो स्टेट्स को दिया जाता है सेंटर से और स्टेट्स को वो पैसा वापस सेंटर को नहीं करना होता है। फिर फिस्कल रोड मैप, मतलब कि जो आगे वित्तीय व्यवस्था रहेगी उसके ब्रॉड गाइडलाइंस क्या होंगे, इसके बारे में कवर किया गया है। और लास्ट में जो बची हुई रिकमेंडेशंस हैं उसको हम स्लाइड्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले टॉपिक को हिट करते हैं कि पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सेंटर और स्टेट्स सभी बहुत इंटरेस्टेड होती हैं कि सेंट्रल टैक्सेस में से स्टेट्स को कितना शेयर मिलेगा। अगर हम देखें 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को, तो जो वर्टिकल डेवोल्यूशन है वो 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जितना भी सेंट्रल टैक्स किटी होगी उसमें से 41%, मतलब कि 41% स्टेट्स को मिलेगा सेंट्रल या केंद्रीय टैक्सेस में से। 14 फाइनेंस कमीशन जो कि 2015 और 2020 के बीच में लागू हुई, उसमें यह 42% था। तो इसका मतलब 15वें वित्त आयोग ने 1% स्टेट्स को कम दिया है। और वो जो 1% का जो फ़र्क है, डिफरेंस है 15वें वित्त आयोग और 14 फाइनेंस कमीशन में, वो 1% स्पेशली दिया गया है जो अभी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ बनी हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ताकि उस यूनियन टेरिटरी को पर्याप्त फंडिंग हो सके, पर्याप्त पैसा मिल सके अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और अपने डेवलपमेंटल वर्क के लिए। अगर हम एक पाई चार्ट के हिसाब से इसको देखना चाहें तो 14 फाइनेंस कमीशन में स्टेट्स को सेंट्रल टैक्सेशन से 42% मिला था। 15 फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है सिर्फ 41%, और जो 1% है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरीज़ क्रिएट की गई हैं हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है ताकि ये न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी प्रॉपर्ली फंड हो सके और अपने विकास के कामों को आगे बढ़ा सके। अगर हम पिछले 5 फाइनेंस कमीशंस को रिकैप करें तो लगातार हम देखेंगे कि जो स्टेट्स का हिस्सा रहा है, शेयर रहा है टोटल टैक्स किटी में से, वो लगातार बढ़ता ही गया है। अगर हम 11th फाइनेंस कमीशन में देखें तो 29.5%, 29.5% राशि स्टेट्स को मिली सेंट्रल टैक्सेशन में से। 12th फाइनेंस कमीशन में वो बढ़कर लगभग 1% बढ़कर वो 30.5% हो गई, 30.5%। 13th फाइनेंस कमीशन इट बिकेम 32%। 14th फाइनेंस कमीशन में सबसे ज़्यादा करीब 42%, और 15th फाइनेंस कमीशन जैसा अभी हमने बात करी, ओवरऑल अगर आप देखें तो 42% ही उसे कह सकते हैं, लेकिन 1% उसमें स्पेशल प्रोविज़न हुआ है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और बचे हुए स्टेट्स को उसमें से 41% टैक्स डेवोल्यूशन होगा। ये मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट मैप हो सकता है आपको याद करने के लिए, माइंड मैप्स जनरेट करने के लिए, चाहे वो प्री का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, या आपको जनरली इंटरव्यू, एथिक्स, ऐसे राइटिंग, या आपके फील्ड जॉब या जनरल नॉलेज एनहेंस करने के लिए। अगर आप इसमें देखें तो जो 15th फाइनेंस कमीशन ने फॉर्मूला बनाया है जिसके हिसाब से सेंट्रल टैक्सेस का शेयर डिस्ट्रीब्यूट होना है, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज मिलता है और जो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया में, उत्तर प्रदेश। मैं भी उत्तर प्रदेश काडर से हूँ। सो लगभग 17.9% ऑफ द टोटल टैक्सेस आर प्लान टू बी एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी के बाद जो दूसरा बड़ा स्टेट है उसको लगभग 10%। उसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश को लगभग 7.9%, वेस्ट बंगाल को लगभग 7.5%,
सिमिलरली अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो 6.1%, राजस्थान को 6%, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसका मतलब अगर हम टॉप 5 बड़े स्टेट्स देखें जिनको सबसे ज़्यादा टैक्स डिवोल्यूशन होगा 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से, तो यूपी, फिर बिहार, फिर एमपी, फिर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। और अगर हम सबसे कम पैसा किन स्टेट्स को मिलेगा, तो सबसे कम इस ग्राफ के हिसाब से आप देखेंगे नागालैंड 0.5%, मिज़ोरम 0.5%, हिमाचल प्रदेश 0.8%, त्रिपुरा 0.7%, मणिपुर 0.7%, सिक्किम 0.4%, मेघालय 0.7%, गोवा 0.4%। तो ये वो छोटे स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और बाकी फैक्टर्स जो फॉर्मूला डिवाइस किया है 15th फाइनेंस कमीशन ने, उसके हिसाब से सबसे कम टैक्स डिवोल्यूशन या सबसे कम शेयर इन स्टेट्स को दिया जाएगा। अगेन ओवरऑल जो एब्सोल्यूट शेयर हो सकता है कम हो, लेकिन अगर हम रिलेटिव टर्म्स में देखें 14th फाइनेंस कमीशन को हम कंपेयर करें जो अभी रिकमेंडेड 15th फाइनेंस कमीशन है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा जिस स्टेट को हुआ है वो है स्टेट ऑफ अरुणाचल। 14th फाइनेंस कमीशन में सिर्फ 1.37% ही एलोकेशन था, जो 15th फाइनेंस कमीशन में बढ़कर 1.76% हो गया है। सो लगभग 28.5% का ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है। सिमिलरली मेघालय को 20.3% का इंक्रीज़ मिला है, मणिपुर को 16.1% का मिला है, नागालैंड को 14% इंक्रीज़ मिला है, पंजाब को लगभग 13.3% का है। अगर हम टॉप लूज़र्स सबसे ज़्यादा किनको नुकसान हुआ है 14th फाइनेंस कमीशन वर्सेस 15th फाइनेंस कमीशन, सो सबसे ज़्यादा अगर किसी को देखें तो नुकसान हुआ है इसमें कर्नाटका को लगभग 22.5%, 22.5% का नुकसान है। सिमिलरली केरला को भी 22.4% का नुकसान है, तेलंगाना को लगभग 12.7% का नुकसान है, आसाम को 5.4% एंड आंध्रा को लगभग 4.4% का 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से नुकसान है। अगर हम टैक्स कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आ जाता है टैक्सेशन का जो डिवोल्यूशन, किसको कितना पैसा मिलेगा टैक्स में से, वो तो एक जानने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही है, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करते हैं। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये हमेशा होता रहा है, और सोशलिस्टिक अप्रोच भी इंडिया ने हमेशा ली है कि जो रिच स्टेट सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करें या जिनका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेस हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा टैक्स या मेजर चंक ऑफ दैट टैक्स वो स्टेट्स अपने पास रख पाएँ, क्योंकि देश को सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के डेवलपमेंट का ध्यान देना होता है। सो बहुत सी बार ऐसा होता है कि स्टेट जो सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करते हैं, कई बार जो शेयर ऑफ डिवोल्यूशन होता है उनका उस प्रोपोर्शन में ना हो। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आप देखेंगे दिसंबर 2019 के डेटा के हिसाब से जीएसटी कलेक्शन अगर आप देखें तो महाराष्ट्र लगभग पूरे देश के जीएसटी कलेक्शन का 20% कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप पिछला जो मैप देखेंगे, अगर आप याद करें, तो उस मैप में महाराष्ट्र को सिर्फ 6.1% टैक्स डिवोल्यूशन ही है। सिमिलरली जो सेकंड बड़ा स्टेट जो कि जीएसटी को कंट्रीब्यूट करता है, कर्नाटका, लगभग 9%। अगर हम पिछली स्लाइड को देखें तो इस बार की रिकमेंडेशन के हिसाब से कर्नाटका को लगभग 22.5% कम टैक्सेस मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम थर्ड देखें गुजरात को, गुजरात लगभग 8% कंट्रीब्यूट करता है, वहीं टैक्स डिवोल्यूशन सिर्फ 6% के आसपास है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर हम यूपी को देखें तो यूपी लगभग 3% टैक्स को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन पॉपुलेशन साइज़ की वजह से और अदर फैक्टर्स की वजह से यूपी गेट्स द लॉयन शेयर विच इज़ अबाउट 17.9%। सबसे ज़्यादा यूपी को मिलता है। सिमिलरली अगर हम स्टेट्स देखें जैसे कि दिल्ली, सो दिल्ली लगभग 5% टैक्स बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है, वहीं पे जो टैक्सेस दिल्ली को मिलते हैं वो रिलेटिवली काफ़ी कम मिलते हैं। अब दोनों चीज़ें हमने देख ली।
कि 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से कौन से वो स्टेट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन से वो स्टेट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा इस बार नुकसान है। 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन का एक रफ हम लोगों ने कंपैरिजन भी देखा। अब इससे पहले हम और डिटेल में जाएं, मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी ये समझना कि वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से वो मानक हैं जिनको ध्यान में रखते हुए 15th फाइनेंस कमीशन ने टैक्स डेवोल्यूशन का फॉर्मूला सजेस्ट किया है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, उसमें टेबल के थ्रू आपको पता चलेगा कि 15th फाइनेंस कमीशन ने और 14th फाइनेंस कमीशन ने टैक्स डेवोल्यूशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है और कितना कितना उनका वेटेज है, क्योंकि वेटेज के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से ही ओवरऑल टैक्सेशन 15th और 14th फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किया हुआ है। और इससे पहले हम टेबल और बाकी डिटेल्स में जाएं, सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स से आपको फैमिलियर करवाना चाहूँगा, क्योंकि जब इन टर्म्स को आप प्रॉपर्ली समझ पाएंगे तो ही आप डेटा की इम्पोर्टेंस को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, डिसाइफर कर पाएंगे, उसको याद रख पाएंगे और उसको अपने आंसर्स और जनरल स्टडीज़ और एथिक्स में, ऐसे राइटिंग में या इंटरव्यू में आप प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का मतलब है कि किसी स्टेट की इनकम में कितना फ़र्क है कंपेयर्ड टू जो वो स्टेट जिसकी इनकम हाईएस्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर आप देखें कि स्टेट की, मान लीजिए यूपी की इनकम 20 रुपये है और जो बेस्ट स्टेट है, मान लीजिए कर्नाटक अगर हम मान लें या महाराष्ट्र हम मान लें, उसकी इनकम मान लीजिए 80 रुपये है, तो दोनों का जो डिफरेंस हो गया 60 रुपये का, उसको हम इनकम डिस्टेंस कहेंगे। इसका मतलब एक स्टेट ज़्यादा कमा रहा है क्योंकि वहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस बेटर हो सकता है, ज़्यादा इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, टैक्सेशन ज़्यादा जनरेट कर रहे हों, वहीं दूसरा स्टेट शायद उतना बेहतर नहीं कर पा रहा हो। तो फाइनेंस कमीशन हमेशा ये कोशिश करता है कि जो पुअर स्टेट्स हैं, पुअर स्टेट्स को पीछे ना रहने दिया जाए, उनको भी ऐसे जो स्टेट्स जो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उनके थ्रू फंड किया जाए, ताकि जो पुअर स्टेट्स हैं, लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जिनका टैक्सेशन कम है, वो भी अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करके जो मोर एडवांस्ड बेटर स्टेट्स में जिनको कहूँगा उनके साथ जल्दी से जल्दी कैचअप कर सकें। दूसरा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो हमारी बर्थ रेट है या जो हमारी डेमोग्राफिक्स है उसमें उस स्टेट ने कैसे परफॉर्म किया है। 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 का जो सेंसस डेटा है, जो जनगणना 2011 है, उसको ही आधार बनाया है और इसकी वजह से इस बार के टैक्स डिवोल्यूशन पे 14th फाइनेंस कमीशन के मुकाबले काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है, जो हम अगली कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर हम सदर्न इंडियन स्टेट्स को देखें तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो लगभग 2.1 से 2.6 के बीच में है। वहीं अगर हम बड़े स्टेट्स देखें, पर्टिकुलरली नदर्न स्टेट्स, फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, तो वहाँ फर्टिलिटी रेट लगभग 3.5 to 4.6 है। इसका मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ नदर्न इंडियन स्टेट्स में कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू सदर्न इंडियन स्टेट्स। तो इसमें कोशिश की गई है कि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल में बेटर कर पा रहे हैं उन स्टेट्स को किसी न किसी रूप में रिकग्नाइज़ किया जाए और उनके अच्छे एफर्ट्स को, अवेयरनेस को, गोइंग इन द राइट डायरेक्शन को रिवॉर्ड किया जाए विद बेटर टैक्स डेवोल्यूशन। जैसा मैंने कहा कि स्टेट्स जहाँ पे फर्टिलिटी रेशियो कम है, मतलब कि जहाँ पे जनसंख्या कम तेज़ी से बढ़ रही है, उनको इसमें एक तरीके से रिवॉर्ड किया जाएगा, उनको ज़्यादा स्कोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है ये 14th फाइनेंस कमीशन से एक इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल के आया, शायद 13th फाइनेंस कमीशन में भी हो, जिसमें इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस क्योंकि पिछले कुछ डिकेड में एकदम से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुई है, तो जो हमारा फॉरेस्ट है, इकोलॉजी है, उसको कंजर्व करने के लिए, कवरेज को इम्प्रूव करवाने के लिए भी स्कोर दिया गया है, ताकि स्टेट्स सब मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट को प्रमोट करने के लिए।
फिर नेक्स्ट है टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। इसका मतलब है कि वो स्टेट्स जहाँ पे टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी बेटर है उनको अच्छा स्कोर दिया जाए, और वो स्टेट्स जहाँ पे पर कैपिटा टैक्स रेवेन्यू और एवरेज पर कैपिटा स्टेट जीडीपी पिछले 3 साल में, मतलब 2016 से लेकर 2019 तक बेटर रहा है पर कैपिटा टैक्स कलेक्शन, उन स्टेट्स को अच्छी रैंकिंग दी जाए ताकि इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाए, पुरस्कृत किया जाए और उन स्टेट्स को 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा ज़्यादा पैसा दिया जा सके। अब जब टर्मिनोलॉजी हमारे दिमाग में क्लियर हो गई तो अब हम उन टर्म्स को यूज़ करेंगे अगली कुछ स्लाइड्स को समझने के लिए। अगर हम पहला क्राइटेरिया देखें, इनकम डिस्टेंस, अगर हम 14th फाइनेंस कमीशन को देखें तो इनकम डिस्टेंस मतलब कि स्टेट की इनकम कंपेयर टू द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट को 50% वेटेज दिया गया था। 15th फाइनेंस कमीशन में वो घटकर 45% रह गया है। नेक्स्ट है एरिया। एरिया को इस बार कांस्टेंट दिया गया है क्योंकि एरिया एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता कि अगर बड़ा स्टेट है तो उसको ज़्यादा पैसा दे दिया जाए और छोटा स्टेट है तो उसको कम दिया जाए। तो 15% एवरेज स्कोर दिया गया है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। 14th फाइनेंस कमीशन में 1971 को लगभग 17.5% का स्कोर दिया गया था। 15th फाइनेंस कमीशन में जो 1971 का पॉपुलेशन है उसको वेटेज नहीं दिया गया है। 14th फाइनेंस कमीशन में 17.5% दिया था 1971 की पॉपुलेशन और 10% दिया गया था 2011 की पॉपुलेशन। जैसा मैंने पहले कहा कि 15th फाइनेंस कमीशन 1971 के पॉपुलेशन डेटा को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है और टोटली अब ये 2011 का जो लेटेस्ट सेंसस डेटा है उस पे बेस्ड है और 15% वेटेज ही दिया गया है। 14th फाइनेंस कमीशन ने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब जिसकी फर्टिलिटी रेट कम हो, जो पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा कर रहा हो, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। वहीं 15th फाइनेंस कमीशन ने उसको ड्यू वेटेज देते हुए 12.5% वेटेज एलोकेट किया है उन स्टेट्स के लिए जिन्होंने बेटर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस शो की है। अगला हम देखें तो फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर 14th फाइनेंस कमीशन में लगभग 7.5% वेटेज। 15th फाइनेंस कमीशन में उस टर्म को थोड़ा और ब्रॉड कर दिया गया है, फॉरेस्ट कवर के अलावा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जिसमें 10% वेटेज मिला है। उसके बाद टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स 14th फाइनेंस कमीशन में कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो पर कैपिटा ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, उसको कोई वेटेज नहीं दिया गया था। लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने एक नया स्कोर कार्ड उसके लिए क्रिएट किया है ताकि एक कम्पिटिटिव फेडरलिज्म जिसे बोलते हैं वो जनरेट हो सके और स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करें ताकि उनकी ये जो बेटर टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी है ये जब सेंट्रल टैक्सेस को बांटने का समय आएगा ये उसमें फैक्टर इन करेगी और जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ज़्यादा पैसा मिल सकेगा। इस स्लाइड में आप एक पाई चार्ट के हिसाब से वो जो टेबुलेटेड डिफरेंसेस हैं बिटवीन 14th फाइनेंस कमीशन एंड 15th फाइनेंस कमीशन आप क्लियरली एनविसाज कर पाएंगे और ये ग्राफ्स आप अपने आंसर राइटिंग में भी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा मार्क फैचिंग हो सकता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोटे मोटे तौर पर जो स्टेट्स बेसिकली कंट्रीब्यूट करती हैं सेंट्रल फंड्स में उसका लगभग क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम 2020-2021 का देखें, सेंटर के जो टैक्सेस हैं बजट के अंदर जो बेसिकली अकाउंट में लिए गए हैं, जीएसटी से लगभग 6,90,000 करोड़ रुपए, इनकम टैक्स से लगभग 6,38,000 करोड़ रुपए, कॉर्पोरेशन टैक्स से लगभग 6,81,000 करोड़ रुपए, कस्टम से लगभग 1,38,000 करोड़ रुपए, एक्साइज से लगभग 2,67,000 करोड़ रुपए एंड अदर टैक्सेस लगभग 8,520 करोड़ रुपए। सेंटर जो पैसा ट्रांसफ़र करेगा स्टेट्स को, अगर हम उसका एक एब्सोल्यूट नंबर में मोटे मोटे फिगर्स देखें तो स्टेट का जो शेयर बनता है टैक्सेस में वो लगभग 7,84,000 करोड़ रुपए बनता है।
स्टेट्स को ये 7,84,000 करोड़ रुपए देने के अलावा सेंटर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो डायरेक्टली खुद रन करता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड अदर ट्रांसफर्स, जैसे नरेगा का आप एग्जांपल ले लीजिए, जो सेंट्रल स्कीम है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इसका पैसा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आता है। सिमिलरली प्रधानमंत्री आवास योजना, सिमिलरली प्रधानमंत्री जनधन योजना, या और भी बहुत सारी स्कीम हैं जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू लगभग 4,56,000 करोड़ रुपए सेंटर स्टेट्स को देगा। उसके अलावा लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए डिफरेंट ग्रांट्स के थ्रू स्टेट्स को मिलेंगी। सो एक मोटा मोटा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर आप लेफ़्ट साइड का ग्राफ देखेंगे तो ये वो अमाउंट है जो कि टोटल जो टैक्स है उसमें से सेंट्रल का जो पार्ट बनता है। राइट वाला वो ग्राफ है जो कि पैसा सेंटर देगा स्टेट्स को डिफरेंट हेडर्स में से। जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो नया टैक्स डिवोल्यूशन फार्मूला है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। अगर हम जो इंडिया का मैप हम लोगों ने देखा जिसमें अलग अलग स्टेट्स का टोटल डेवोल्यूशन हम लोगों ने बड़ी बारीकी से देखा, जिसमें हमने देखा कि यूपी को लगभग 17.9% और बिहार को सेकंड हाईएस्ट लगभग 10% डेवोल्यूशन जो मिलता है, उसका एक बड़ा रीज़न है यहाँ की लार्ज पॉपुलेशन साइज़। तो अगर हम पॉपुलेशन और डेवोल्यूशन, टैक्स डेवोल्यूशन पर 1 लाख पॉपुलेशन देखें तो जो छोटे स्टेट्स हैं उनको पर 1 लाख कहीं ज़्यादा पैसा मिलता है कंपेयर टू बड़े स्टेट्स। ओवरऑल पैसा बड़े स्टेट्स को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उनकी एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम पर 1 लाख पॉपुलेशन देखें तो बड़े स्टेट्स की काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल यूपी को वैसे तो 17.9% ऑफ द टोटल टैक्स डेवोल्यूशन मिलेगा, लेकिन पर 1 लाख पॉपुलेशन सिर्फ 7 रुपये ही मिलेंगे। सिमिलरली अरुणाचल जो कि रिलेटिवली छोटा स्टेट है, कम पॉपुलेशन है, उसको 95 रुपीज़ पर 1 लाख पॉपुलेशन, सिक्किम को 51 रुपीज़ पर 1 लाख पॉपुलेशन, सबसे कम मिलता है हरियाणा को 3 रुपीज़ पर 1 लाख पॉपुलेशन, महाराष्ट्र को 4 रुपीज़ पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन। तो एक आपको एक मोटा मोटा आइडिया देता है कि किस हिसाब से किस स्टेट को पर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से कितना टैक्स डेवोल्यूशन 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से मिलेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिकमेंडेशन है कि ग्रांट्स किस हेडर में दी जाएंगी, कितनी दी जाएंगी, क्या क्राइटेरिया होंगे, ये हम अगली कुछ स्लाइड्स में आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। सेक्टर स्पेसिफिक लगभग 1.3 लाख करोड़ की 8 जो कोर सेक्टर्स हैं उनमें दी जाएंगी। सबसे पहला हेल्थ में, फिर स्कूल एजुकेशन में, फिर हायर एजुकेशन में, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में, फिर मेंटेनेंस ऑफ PMGSY रोड्स को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर जुडिशरी, स्टैटिस्टिक्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल अभी मैं जहां पोस्टेड हूं चंदौली, बनारस के पास में एक रिलेटिवली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, बिहार बॉर्डर पे, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। जो कॉन्सेप्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के थ्रू नीति आयोग ने फॉर्मुलेट किया है, जिसमें एक सेट ऑफ इंडिकेटर्स के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को उनके सोशल प्लस डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में आंका जाता है और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो अभी अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं, और उनके लिए नीति आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर स्पेशल पैकेज, चाहे वो स्टाफिंग की हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की हो, चाहे डेवलपमेंटल स्कीम्स की हो, वो उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाई जाती हैं ताकि उन डिस्ट्रिक्ट्स का डेवलपमेंट और भी फास्ट ट्रैक पे हो सके। लगभग 1.3 लाख करोड़ का जो हमारा सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट है, इसमें लगभग 49,599 करोड़ का स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स होगा, और उसके जो 6 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं वो है सोशल नीड्स, सामाजिक क्या ज़रूरतें हैं,
फिर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड सैनिटेशन, preservation of culture and historical monuments, high cost physical infrastructure and tourism। तो ये 6 जो क्राइटेरिया मानकों पे जो स्टेट्स रैंक करेंगे उसके हिसाब से लगभग 50,000 करोड़ रुपया उन स्टेट्स को ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा। फिर ग्रांट्स मिलते हैं लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ हमारे क्या होते हैं? लोकल बॉडीज़ होते हैं नगर पालिका, म्यूनसिपल कमीशंस, नगर पंचायतें। लोकल बॉडीज़ को जो स्वास्थ्य के लिए पैसा मिलता है, हेल्थ के लिए पैसा मिलता है, उसके अलावा स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है, एरिया है, उसके हिसाब से 90-10 का वेटेज के हिसाब से स्टेट्स को मिलेगा। मतलब 90% आप वेटेज देंगे पॉपुलेशन को और 10% वेटेज देंगे आप एरिया को। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, ज़्यादा सर्विसेज देनी होंगी और उस वजह से उनको ज़्यादा फंडिंग चाहिए होगी। एक नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि कोई भी ग्रांट लोकल बॉडीज़ को नहीं दी जाएगी 2024 अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बनाते हैं, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन वो बनाते हैं उसने जो रिकमेंडेशन दी हैं अगर उनको वो लागू नहीं करते हैं तो 2024 मार्च के बाद लोकल बॉडीज़ को दी जाने वाली ग्रांट्स नहीं दी जाएंगी, बंद हो जाएंगी। और ये एक पुश फैक्टर की तरह एक्ट करेगा ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स इस पैसे को लेने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशंस को पहले बनाएं, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं लोकल बॉडी से संबंधित एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनको वो लेटर एंड स्पिरिट में लागू करें ताकि मार्च 2024 के बाद भी स्टेट लोकल बॉडीज़ इस सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट के लिए एलिजिबल रहें। फिर है नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रांट। पहले हमने सेक्टर स्पेसिफिक देखा, फिर स्टेट स्पेसिफिक देखा, अब हम देख रहे हैं डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट नया फैक्टर उभर कर आ रहा है। पहले भी हमेशा डिज़ास्टर से देश जूझता रहा है। हाल ही में केदारनाथ में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, फिर उड़ीसा में साइक्लोन्स हुए, चाहे फ्लड्स हों, ड्रॉट्स हों। अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियल एवलांस हुआ, उसमें मुझे लगता है 150 से 200 लोगों की डेथ भी हो गई। इन सब चीज़ों को कैसे इफ़ेक्टिवली हम मैनेज करें, इसके लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड्स को किस तरीके से फ़ंड किया जाए, इस टैक्स डेवोल्यूशन के थ्रू इसका फॉर्मूला भी शेयर किया है। और जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके हिसाब से कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न जो होगा सेंटर और स्टेट्स का, वो 90-10 के रेशियो पे होगा नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स रिसोर्स वाइज प्रिकेरियस हैं। तो 90% जो फंडिंग होगी डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट्स को अपना पैसा लगाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स के अलावा जो बाकी स्टेट्स बच जाते हैं वहाँ पे वो रेशियो 75-25 के वेटेज में होगा। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड पूरे देश का लगभग 1.6 लाख करोड़ का होगा, जिसमें सेंटर का कंट्रीब्यूशन लगभग 1.2 लाख करोड़। सो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 75-80% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और बचा हुआ जो कंट्रीब्यूशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल लेवल पर फंड करेंगे। काफ़ी बिजी टेबल है, बट मोटे मोटे तौर पे हम अगर देखें तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स करीब 2,94,000 करोड़ की, टोटल लगभग 10,33,000 करोड़ की ग्रांट्स दी जाएंगी अगले 5 साल में 2021 से 2026 तक। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर लिया गया है रिकमेंडेशंस में 15th फाइनेंस कमीशन की, वो है फिस्कल रोड मैप। मतलब अगले कुछ सालों में सेंटर और स्टेट किस तरीके से फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे ताकि जो हमारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो और रोबस्ट हो सकें, उनका डिटोरिएशन रुक सके। 15th फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया है कि सेंटर अपना फिस्कल डेफिसिट 4% तक रिड्यूस करेगा 2025-2026 तक, और जो स्टेट्स हैं उनके लिए एक फेज़ वाइज फार्मूला सजेस्ट किया है कि 4% तक स्टेट्स
एज ए परसेंटेज ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4% तक लिमिट करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2021-22 में। उसको आधा % घटाकर 3.5% तक लिमिट करेंगे 2022-23 में। उसको और घटाकर 3% तक लिमिट करेंगे 2023 और 26, लास्ट 3 साल में। तो ये फिस्कल रोड मैप इसलिए लेआउट किया गया है ताकि फिस्कल प्रूडेंस सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों एक्सरसाइज करें। हमारा जो स्पेंडिंग है प्लस फिस्कल डेफिसिट है उसको जुडिशियसली मैनेज किया जाए ताकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन प्लस फिस्कल डेफिसिट अननेसेसरीली ना बढ़े, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको फंड करने के लिए पैसा बोरो करना पड़ेगा। उसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो जो पैसा आप बोरो करके नीचे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी कॉस्ट भी हाई होगी। ओवरऑल एंड कंज्यूमर को पैसा महंगे दाम पर मिलेगा। जब एंड कंज्यूमर को पैसा महंगे दाम पर मिलेगा, कोई भी उससे अपना बिजनेस शुरू करेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करेगा, कोई सर्विस सेक्टर शुरू करेगा, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। जब उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वो फिर इंटरनेशनली कंपेटिटिव नहीं हो पाएगा, एक्सपोर्ट्स पे फ़र्क पड़ेगा, जॉब्स पे फ़र्क पड़ेगा, प्लस जो हमारी लिमिटेड परचेजिंग कैपेसिटी है, आम आदमी अपने लिमिटेड रिसोर्स में से उन चीज़ों को खरीद नहीं पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए फिस्कल डिसिप्लिन सेंटर, स्टेट एंड कंट्री एज ए होल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और 15th फाइनेंस कमीशन ने 4% का टारगेट 2025-26 तक सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है और स्टेट्स के लिए एक स्टेज अप्रोच सजेस्ट किया है। जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिस्कल डिसिप्लिन है, ये एक एक्ट के थ्रू बहुत पहले, आई थिंक 2004 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू फॉर्मलाइज किया जा चुका है, जो कि मैंडेटरी तरीके से सेंटर और स्टेट दोनों को फोर्स करता है कि वो FRBM एक्ट के प्रोविजंस को अडहेयर करें और अननेसेसरीली ऐसे स्टेप्स ना लें जिनसे उनका फिस्कल पाथ नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। नेक्स्ट वन है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। तो एक चीज़ तो हो गई कि आप जो स्पेंडिंग करेंगे, फिस्कल डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे। सेकंड पार्ट होगा कि जो आपका रेवेन्यू है उसको आप कैसे बढ़ा पाएंगे, आप और ज़्यादा अर्निंग्स कैसे इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि जब आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी तभी आप डिफरेंट स्कीम्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर, न्यू स्कीम्स पर वो स्पेंड कर पाएंगे और तभी आम लोगों को उसका फ़ायदा मिल पाएगा। 15th फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया है जो एसेट बेस्ड और इनकम बेस्ड टैक्सेशन है उसको स्ट्रेंथ किया जाए, और एक्सेसिव डिपेंडेंस है इनकम टैक्स ऑन सैलरीड इनकम, क्योंकि अभी भी मेजर चंक जो टैक्स का होता है काफ़ी हद तक वो सैलरीड इनकम पे होता है। TDS डिडक्शन के बाद, TCS डिडक्शन के बाद उस पर डिपेंडेंस हमारी कम होनी चाहिए और जो ओवरऑल टैक्स कवरेज है उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी भी स्टेट्स में पूरी तरह जिसका पोटेंशियल अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं वो है स्टाम्प ड्यूटी से जो रेवेन्यू आता है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस। जैसा मैं भी अपने जॉब में रूटीनली देखता हूँ कि जब भी कोई लैंड ट्रांजैक्शन होता है तो जब रजिस्ट्रेशन उसका करवाने जाता है, जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, तो स्टैम्प ड्यूटी उनको पे करनी होती है। और ये कई बार देखने में आया है कई मामलों में कि लोग स्टैम्प ड्यूटी चोरी करने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी कम देने के इंटेंशन से ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत बार अनडिटेक्टेड चली जाती हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए, हम लोगों ने GST इम्प्लीमेंट किया हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। CBDT ने जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एट्सेट्रा, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं पिछले कुछ साल में, खास तौर से फेसलेस हो चाहे इनसाइट्स हो, इस तरह की नई नई स्कीम्स और टेक्नोलॉजी यूज़। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल टैक्स कलेक्शन मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टैम्प एट्सेट्रा, उनमें पिछले कुछ सालों में कोई खास इनोवेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं की गई हैं। फिस्कल रोड मैप में नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है GST। सबसे पहले तो ये रिकमेंडेशन दी गई है
कि जो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी है जीएसटी रेट की, उसको रीस्टोर किया जाए। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जीएसटी में अभी 4 या 5 डिफरेंट स्लैब्स हैं जो 5% से शुरू होते हैं और मेरे ख्याल में 24% पे रुकते हैं। ये कई कमिटीज़ रेकमेंड कर चुकी हैं कि कम स्लैब जितने होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जीएसटी की जो ओवरऑल इंटेंशन है वो यही है कि एक सिंगल टैक्स रेट हो पूरे कंट्री में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने भी रेकमेंड किया है कि जो अभी इतने सारे टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं उनमें से कम जो 12% का टैक्स स्लैब और 18% का टैक्स स्लैब है उनको मर्ज करके एक सिंगल टैक्स स्लैब बनाया जाए, ताकि जो इतने सारे टैक्स स्लैब्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। साथ ही साथ जीएसटी के बेस को कैसे एक्सपेंड करवाया जाए, कंप्लाइंस कैसे इंश्योर करवाई जाए, इसके बारे में भी 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि फिजिकल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, दूसरा हमने देखा कि रेवेन्यू को कैसे एक्सपेंड किया जाए, और तीसरा हमने देखा जब हमारे पास पैसा आ गया उस पैसे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू जो हम खर्च कर रहे हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे रोबस्ट बनाया जाए। और इसके लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है कि एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल इस्टेब्लिश किया जाए जो कि रिकॉर्ड्स मंगा सके सेंटर से और स्टेट से, और ये जो फिस्कल काउंसिल है उन रिकॉर्ड्स के आधार पर पॉलिसी एंड रिकमेंडेशंस फॉर्मुलेट कर सके सेंटर और स्टेट्स के लिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो फिस्कल काउंसिल इस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी गई है 15th फाइनेंस कमीशन ने, इस काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस होंगी वो सिर्फ एडवाइजरी होंगी, मैंडेटरी नहीं होंगी, बाध्यकारक नहीं होंगी। वो सिर्फ अपनी बात बताएंगे सेंटर को, स्टेट्स को। अब ये सेंटर और स्टेट्स पे डिपेंड करेगा कि वो उसमें से किस बात को मानते हैं, कितनी बातों को मानते हैं, किस रूप में मानते हैं, कितनी बातों को नहीं मानते हैं। ये जो मोटी मोटी हमारी रिकमेंडेशंस हो गई, उसके बाद हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ रिकमेंडेशंस को हमने कवर किया है अदर रिकमेंडेशंस हेडर में, जिसमें फॉर एग्जांपल हेल्थ। अगर हम देखें हेल्थ में आज इंडिया लगभग 1% से थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करता है पब्लिक हेल्थ पर। जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017, उसमें भी ये रिकमेंडेशन बहुत क्लियरली निकल के आई है कि हमको हेल्थ स्पेंडिंग धीरे धीरे बढ़ानी होगी। और 15th फाइनेंस कमीशन ने भी ये रेकमेंड किया है कि 2022 तक स्टेट्स को अपनी हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ाकर कम से कम 8% या उससे ज़्यादा करनी होगी। सेकंड जो रिकमेंडेशन है हेल्थ पर, वो ये है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो टोटल हेल्थ केयर का कम से कम 2/3 होना चाहिए। इसका मतलब हमें प्राइमरी हेल्थ केयर पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अक्सर ये देखने में आया है कि जो पैसा खर्चा होता है हेल्थ केयर पर वो बड़े सेंटर्स पर, सिटी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर खर्च किया जाता है, वहीं जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी हालत आज भी शायद उतनी अच्छी नहीं है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने इस बात पे जोर दिया है कि आप प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करें और जो टोटल आपका हेल्थ स्पेंडिंग है उसमें से कम 2/3 सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर पर आप खर्च करें। साथ ही साथ ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज ये इस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन भी 15th फाइनेंस कमीशन ने दी है। फिर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड जिसका नाम मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी MFDIS शुड बी इस्टेब्लिश। क्योंकि हर साल होता है जब आप मान लीजिए कोई नया सेट खरीदने के लिए डिफेंस बजट में प्रोविज़न करते हैं, मान लीजिए रफ़ाल आपको ख़रीदने हैं या फिर आपको कोई नया वारशिप ख़रीदना है, क्योंकि इनके नेगोशिएशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, टाइम लग जाता है चीज़ों को मटीरियलाइज़ होने में। तो कई बार जो आप बजट एलोकेशन फॉर एग्जांपल आपने 2021 के लिए किया और 2021 तक अगर वो डील फाइनलाइज नहीं हुई, ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाए, टेंडर्स नहीं हो पाए, एट्सेट्रा, तो वो पैसा लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है। और उस वजह से वो पैसा फिर जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं कर पाती डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को
और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने इसका संज्ञान लिया है और रेकमेंड किया है कि एक नॉन लैप्सेबल, मतलब वो साल के बाद साल वो लैप्स नहीं होगा। अगर आप पैसा खर्च नहीं भी कर पाए उस फाइनेंशियल ईयर में, उस वित्त वर्ष में, तो वो पैसा आपके पास रहेगा, अगले साल का पैसा उसमें और जुड़ जाएगा, ताकि वो पैसा हमेशा डिफेंस फोर्सेस के पास रहे। और जैसे ही आपकी डील फाइनलाइज हो, आप प्रोक्योर करने की स्थिति में हो, खर्च करने की स्थिति में हो, आप बिना लैप्स होने की चिंता किए बिना आप उस पैसे को मॉडर्नाइजेशन के काम में ले सकें। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है कि जो हमारे बजटरी रिक्वायरमेंट्स हैं और कैपिटल आउटले है डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी का, उसमें जो डिफरेंस आता है उसको आप ब्रिज कर सके। मतलब जब वो पैसा लैप्स नहीं होगा, आपके अकाउंट में रहेगा, अगले साल का जो नया लोकेशन होगा वो उसमें जुड़ता जाएगा, तो धीरे धीरे करके एक हेफ्टी अमाउंट आपके पास अवेलेबल होगा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पास, जिसको वो मॉडर्नाइजेशन, साथ ही साथ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है उनको पूरा करने में यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो ये फंड हमको बताया गया है MFDIS, इसका ओवरऑल कॉर्पस एस्टिमेट किया गया है 5 साल, मतलब 2021 से 26 तक लगभग 2.4 लाख करोड़, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया अगले 5 साल में इस फंड में आने की रिकमेंडेशन दी गई है, जिसमें इस 2.5 लाख में से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जो बाकी बचता है लगभग 90,000 करोड़ रुपए है वो अलग अलग तरीके से, फॉर एग्जांपल जो हमारी डिफेंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या और जो इस्टेब्लिशमेंट्स हों या BEL हो, उनको आप डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके जो डिफेंस लैंड्स हैं या एंटरप्राइजेज़ हैं उनको आप मोनेटाइज करेंगे, और जो बचा हुआ 90,000 करोड़ रुपए है अगले 5 साल में, वो पैसा आप यहाँ से अवेलेबल करवाएंगे, ताकि हमारा जो नॉन लैप्सेबल मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, जिसको MFDIS भी कहा जाएगा, उसमें जो 2.4 लाख करोड़ का आउटले है वो पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसके तहत 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है कि एक थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया जाए, मतलब एक मानक स्पष्ट कर दिया जाए कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक मानक से नीचे अगर पैसा होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और उसका खर्चा सिर्फ 500 करोड़ रुपए अगर आता है, तो उसका पैसा सेंटर ना दे। एक थ्रेशोल्ड से नीचे स्टेट्स को उसका अपने आप इंतज़ाम करना पड़ेगा। वहीं वो स्कीम मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए की है तो सेंटर उसको फंड करेगा। सो एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया जाए। साथ ही साथ जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि ये अपने टाइम और बजट में प्रॉपरली कंप्लीट हों, इम्प्लीमेंट हों, इसका ऑडिट करने के लिए, इनका एवेल्युएशन करने के लिए थर्ड पार्टीज़ को इनवाइट किया जाए। अब ये तो सारे हमने शुरू से लेकर कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है, 15th फाइनेंस कमीशन क्यों न्यूज़ में है, 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन में क्या डिफरेंसेस हैं, 15th फाइनेंस कमीशन की बेसिक रिकमेंडेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब जो लास्ट पार्ट है कि 15th फाइनेंस कमीशन की कुछ क्रिटिसिज्म भी सामने निकलकर सामने आ रहे हैं। जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 का जो सेंसस डेटा है उसको ही लिया है, और जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि 2011 के डेटा में जो मेजर डिसएडवांटेज है वो हमारी सदर्न इंडियन स्टेट्स को है। फॉर एग्ज़ाम्पल तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, क्योंकि 2011 में उनका ओवरऑल पॉपुलेशन साइज़ नदर्न इंडियन स्टेट से काफ़ी कम है। वहीं 14th फाइनेंस कमीशन ने 1971 प्लस 2011 दोनों सेंसस को पार्ट वेटेज दिया था, तो सदर्न इंडियन स्टेट्स को जो नुकसान था पॉपुलेशन कम होने की वजह से या फर्टिलिटी रेट कंट्रोल हो जाने की वजह से, वो नुकसान इतना ज़्यादा नहीं था। अब इसमें सदर्न इंडियन स्टेट्स का ऑब्जेक्शन ये है कि हम लोगों ने, क्योंकि हेल्थ केयर में प्लस अवेयरनेस में प्लस एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट प्लस ओवरऑल पॉपुलेशन नदर्न इंडियन स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी रही हैं या कम रही हैं पॉपुलेशन ग्रोथ।
तो एक तो हमने अच्छा किया, लेकिन उस अच्छा करने का नतीजा यह निकल कर आ रहा है कि हमको जो शेयर मिलना चाहिए था टोटल टैक्स डेवल्यूशन से, वो इनफैक्ट कम हो गया है। इसका मतलब अच्छा काम करने का नतीजा कहीं ना कहीं कम शेयर डेवल्यूशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कई लोगों का कहना है कि जो जिन स्टेट्स ने अच्छा किया पॉपुलेशन कंट्रोल में, उनको किसी ना किसी तरीके से जाने अनजाने में पनिश किया जा रहा है, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। और इस कारण एक नॉर्थ साउथ डिवाइड और ज़्यादा कहीं 15 फाइनेंस कमीशन ने जो 2011 सेंसस को बेस बनाया है, उससे वो नॉर्थ साउथ डिवाइड कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। अगर हम देखें कर्नाटक, जैसे पिछली हमने स्लाइड्स में देखा, कर्नाटक को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 14 फाइनेंस कमीशन के मुकाबले लगभग 22.5% इस बार कम कर्नाटक को मिलेगा। 14 फाइनेंस कमीशन में 4.71% था, जो इस साल घटकर 3.65% रह जाएगा। जो बड़े 5 लूजर्स हैं वो केरला, कर्नाटक, आंध्रा एंड तेलंगाना। और इन चारों स्टेट्स को अगर हम जोग्राफिकली देखें तो चारों के चारों स्टेट्स हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। मतलब जिन स्टेट्स ने हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, फर्टिलिटी में, पॉपुलेशन कंट्रोल में, अवेयरनेस में बेटर परफॉर्म किया है, उनको ओवरऑल टैक्सेस डेवल्यूशन इस बार कम मिल पाएगा। अब ये जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि वी ऑल नो इंडिया बीइंग ए फेडरल नेशन, इंडिया में वर्टिकल डेवल्यूशन, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, लेकिन क्योंकि डिफरेंसेस हैं, पॉपुलेशन डिफरेंसेस हैं, जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इनकम डिस्टेंस डिफरेंसेस हैं, या फिर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंस हैं, तो कोई भी फॉर्मूला आप लेंगे, ऐसा कोई वन साइज़ फिट ऑल फार्मूला निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा जिसमें सभी स्टेट्स इक्वली बेनिफिट कर सकें। इस वजह से आपको सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई फार्मूला निकालना पड़ेगा। और वो फार्मूला क्या हो, यह काम फाइनेंस कमीशन को सौंपा गया है। वो पूरी सिचुएशन को इफ़ेक्टिवली स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद जो नेशनल इंटरेस्ट में प्रायोरिटीज़ होंगी, उनके हिसाब से अपनी रिकमेंडेशंस को देंगे। और फाइनेंस कमीशन की कोशिश यही रहती है कि हर 5 साल में वो रिव्यू करें कि पिछले बार जो क्राइटेरिया यूज़ किया गया था, नए 5 साल में उनमें से क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। जैसे इस बार हमने देखा कि इस बार 2011 सेंसस को बेस बनाया गया है। फॉरेस्ट के अलावा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को वेटेज दिया गया है। 1971 के सेंसस को हटा दिया गया है। उसके साथ पॉपुलेशन और एरिया, उनको जो वेटेज पहले दिया गया था वो अब चेंज हो गया है। पॉपुलेशन पहले 50% था, 45% रह गया है। एरिया का कोई फ़र्क नहीं है, सबको 15% ही दिया गया है। फिजिकल डिसिप्लिन को इस बार वेटेज दिया गया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कोई भी रिकमेंडेशन हो, हर रिकमेंडेशंस की कुछ अच्छी चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि किसी न किसी एंगल से क्रिटिसिज्म को इनवाइट करेंगी। लाइक एवरीबडी सेज, लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट। कुछ ना कुछ कमियां, एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, गैप्स हमेशा रहेंगे। और यही कोशिश होती है कि पिछले जो रिकमेंडेशंस हैं उनसे और आगे आने वाली एक्सपीरियंस की जो की लर्निंग्स हैं उनको कंसिडर करते हुए नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन और बेटर सेट ऑफ रिकमेंडेशंस के साथ आ सकें, ताकि फेयर फिजिकल फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट किया जा सके। सबसे अच्छा जो तरीका हो सकता है कि किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जाए कि यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की जो रेवेन्यू पावर्स हैं, जो 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड हैं, उनको प्रॉपरली कॉग्निजेंस में लिया जाए और उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी कमीशन हो, चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन हो, चाहे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हो, उनको ध्यान में रखते हुए ही टैक्स डेवल्यूशन, साथ ही साथ डिफरेंट ग्रांट्स एट्सेट्रा को रेकमेंड करें। जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं या रिपोर्ट है, वो लास्ट में गांधी जी की एक बहुत फेमस कोटेशन है कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। मतलब जो हमारा भविष्य है वो इस पे डिपेंड करता है कि आज वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आज हम सही स्टेप्स लेते हैं
तो वो डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल अगर हम सही चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टेट्स को ठीक तरीके से टैक्स डिवॉल्व कर रहे हैं, क्राइटेरिया हम ठीक यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं, फॉरेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये सारी चीज़ें शेप अप करेंगी कि कंट्री किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। इसके साथ हमारा सेकंड वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से 15वें वित्त आयोग मतलब 15th फाइनेंस कमीशन एंड जो फाइनेंस कमीशन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। आपके एग्ज़ाम, साथ ही साथ जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, आपके एथिक्स ऐसे के पेपर, आपके इंटरव्यू, साथ ही साथ आपका जो फील्ड जॉब होगा या पॉलिसी मेकिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसमें यह वीडियो आपको किसी न किसी रूप में यूज़फुल लगेगा। इसके बाद जो हमारा थर्ड वीडियो जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो वीडियो आपकी पॉपुलर डिमांड पे जो यूपीएससी की तैयारी के लिए बुक लिस्ट, रेकमेंडेड बुक लिस्ट है, उस पर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 या 3 दिन में हमारा थर्ड वीडियो यूपीएससी रेकमेंडेड बुक लिस्ट पब्लिश किया जाएगा और उसके माध्यम से वो बुक्स जो कि आपकी यूपीएससी की तैयारी में यूज़फुल हो सकती हैं, लेटेस्ट ट्रेंड में हैं, काम में आ सकती हैं, उनको आप तक पहुंचाए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ आप सभी को पेशेंट लिसनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।